ऑल राइट एवरीवन, हेडिंग डालिए आप लोग, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म देखो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जब लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी कार्बन की इतनी ज्यादा है, ब्रांचिंग करने की इतनी ज्यादा है, डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इतनी अच्छी है, एंड ये सब चीजों को ध्यान में रख करके अगर आप देखोगे तो किसी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। C5H12, इस फॉर्मूले से हम क्या क्या कर सकते हो आपको दिखाता हूं। देखो, इससे आप बना सकते हो बिल्कुल सीधी चेन, पूरा 5 कार्बन कंटेनिंग। आप इसी से बना सकते हो 4 कार्बन की सीधी चेन और एक ब्रांचिंग उसमें CH3 का, और आप इसी से 3 कार्बन का पेरेंट चेन बनाते हुए 2 ब्रांचिंग। इनका हमने कॉमन नेम में नाम सीखा था, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो ये तीनों के तीनों फॉर्म इसी फॉर्मूले से हैं। तो क्या एक फॉर्मूला एक मॉलिक्यूल को डेजिग्नेट कर रहा है? नहीं, कई बार वो फॉर्मूला सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स को डेजिग्नेट करता है। तो ये सब क्या है आपस में, इन्हीं को क्या बोलते हैं? दे आर आइसोमर्स। क्या है ये? तो एक चीज तो समझ में आया कि आइसोमर का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जब बात करने के लिए आएगा तो वो मॉलिक्यूल आपस में किस तरह से डिफर कर रहे हैं। अगर वो स्ट्रक्चरली डिफर कर रहे हैं, मतलब बॉन्ड कहीं से तोड़ के कहीं शिफ्ट कर दिया गया, ग्रुप ऑफ एटम या एटम को एक जगह से हटा के दूसरी जगह कर दिया है, ऐसा अगर सिचुएशन क्रिएट होता है तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट में रखते हैं। कई बार आप ये भी देखोगे कि कनेक्शन सब सेम है। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C एंड एक CH3 ऊपर और एक CH3 ऊपर, है ना। और दूसरा, अगर मैं ये डबल बॉन्ड को तोड़ करके इस पूरे चीज को ट्विस्ट कर दूं, यहाँ ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ नीचे CH3, तो ये दो मॉलिक्यूल सेम नहीं है बेटा। लेकिन अगर आप कनेक्शन वाइज देखो तो ये 4 कार्बन का PC इसमें भी है, 4 कार्बन का PC इसमें भी है, ये भी ब्यूटूइन है, ये भी ब्यूटूइन है। मतलब देखने में तो लग रहा है कि सब कुछ आइडेंटिकल है। हुआ क्या, यहाँ स्पेस में अरेंजमेंट बदल गया। स्पेस में जो अरेंजमेंट था, ये दोनों नजदीक थे, अभी ये दोनों दूर हो गए। आगे चल करके आप इन्हीं को जानोगे कि एक फॉर्म क्या है सिस एंड दूसरा फॉर्म क्या है ट्रांस। ये कॉमन नेम की तरह, कॉमन वे ऑफ सेइंग देम, इनको बुलाने का तरीका है कि जब भी दो आइडेंटिकल ग्रुप डबल बॉन्ड के एक तरफ हो जाते हैं तो उसको सिस बोलते हैं। अब जब दो आइडेंटिकल ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, इनको ट्रांस बोलते हैं। ये कॉमन है। अच्छा, फिर आईयूपीएसी का रिकमेंडेड वर्जन इसमें E and Z है। E and Z, ये फॉर्म एक्चुअली Z फॉर्म है, ये फॉर्म E है। एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि Z सिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Z एंड E डिसाइड करने के लिए हमें सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जबकि सिस एंड ट्रांस बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है आइडेंटिकल ग्रुप डबल बॉन्ड के एक तरफ है या अपोजिट साइड है। तो क्या समझ में आया कि आइसोमर्स का मतलब क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दे मे डिफर स्ट्रक्चरली, दे मे नॉट। तो अगर वो स्ट्रक्चरली डिफर कर रहे हैं तो उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट मानेंगे। जब वो स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफर कर रहे हैं तो उनको स्पेस आइसोमेरिज्म, जिसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। राइट इट डाउन। देखो, मॉलिक्यूल्स हैविंग, आइसोमर्स के बारे में मैं आपको लिखवा रहा हूं। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different properties. Molecules having same molecular formula but different properties. वो प्रॉपर्टी केमिकल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग हो सकता है, उनका केमिकल रिएक्टिविटी भी
अलग अलग हो सकता है ना। सो इसलिए मैंने एक लाइन में लिखवाया। ओके, अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ आइसोमर्स लिखो। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, कितने तरह के होते हैं आइसोमर्स? आइसोमर्स कितने तरह के होते हैं? अगर ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो ये दो तरह के आइसोमर्स होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल का दूसरा नाम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी है। क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज जो भी हैं ये अपने पोजीशन को बदल लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टीरियो को स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमर और स्पेस आइसोमर, क्या डिफरेंस है बेटा? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर द कनेक्टिविटी ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिफर्स। लिखो ये बात। इन structural isomers differs in connectivity of atom or group of atom, differs in connectivity of atom or group of atom। लिख लिया सभी ने? आप एग्जाम्पल चाहे तो ये लिख सकते हो, दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या डिफर कर रहे हैं? ये पूरी सीधी चेन थी, यहाँ से तोड़ के इसकी ब्रांचिंग मैंने यहाँ लटका दिया, यहाँ डबल ब्रांचिंग कर दिया, ये सब पार्ट है। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सब का, ठीक है ना। इसके बाद सीधा हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, स्टीरियो आइसोमर्स डिफर्स इन द ओरिएंटेशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस। Stereoisomer differs in the orientation of atom or group of atoms in space। एक एग्जाम्पल कोट कर लो। We have two different forms of butadiene. One is cis-butene, another is trans-butene। दोनों 2-butene है, ध्यान रखना। इसका नाम अगर पूछोगे तो ये आता है Z-butadiene और ये आता है E-butadiene, IUPAC। Cis and trans is common, common designation of stereoisomers ना, कॉमन है ये। IUPAC एंड कॉमन में डिफरेंस है ना। तो cis का मतलब है सेम साइड, Z का सॉरी ट्रांस का मतलब है अपोजिट साइड। cis एंड ट्रांस, इज दैट क्लियर? चलो अब हम वापस से एक बारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कैटेगरीज को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर, फिर स्पेस को भी देखेंगे। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है बेटा उसका क्लासिफिकेशन लिखो। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, उसके क्लासिफिकेशन लिखो। सबसे पहले लिखेंगे चेन आइसोमर, दूसरा लिखेंगे पोजीशन आइसोमर, तीसरा लिखेंगे मेटामर। ये इकट्ठे हैं, बीच में स्पेस नहीं है, मेटामर। नंबर 4
मेटामर के बाद आता है रिंग चेन, नंबर 5 पे आता है फंक्शनल आइसोमर, एंड इसी का एक सब यूनिट है जिसको नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा है, टॉटोमर। जब बात आती है स्टीरियो को क्लासिफाई करने की तो इसमें दो पार्ट बनते हैं, कन्फर्मेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल। कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल। देखो स्पेस में ओरिएंटेशन बदल तो रहा है, लेकिन क्या उसको बदलने के लिए बॉन्ड तोड़ने की जरूरत पड़ रही है, या सिंपली किसी भी तरह से ट्विस्ट एंड बेंड करने से अपने आप हो जा रहा है। जैसे कन्फर्मेशनल में मैं आपको बताऊं, इथेन आप समझते हो ना, बोलो। तो इथेन में ये कार्बन कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है बेटा, इसके अबाउट, क्या इसके अबाउट रोटेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक को पकड़ के मैं दूसरे को ऐसे ऐसे रोटेट कराता जाऊं, घूमता जाएगा। इनके रोटेशन से क्या स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज होगा? बिल्कुल होगा। यहां अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन सामने सामने है, फिर इसके बाद थोड़ा घूम करके डायरेक्शन बदल सकता है। तो ये, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बॉन्ड को, मतलब इस लाइन को ऐसे पकड़ करके ऐसे में रोटेट करा, नहीं कुछ नहीं फर्क आएगा। ओके, अब देखो इस बात को समझाने के लिए कि ये जो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, इसके अबाउट रोटेट करने से मॉलिक्यूल का बॉन्ड नहीं टूटता है। ये एक मॉलिक्यूलर मॉडल है आपके सामने, राइट। अब ध्यान से देखो, ये ब्लैक कलर के जो स्फेरिकल बॉल्स दिख रहे हैं छोटे वाले, इनको क्या मान लो, कार्बन। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, सो कार्बन कार्बन से कनेक्टेड है। ये तीनों हाइड्रोजन है, मैंने एक को ऑरेंज कलर कर रखा है जानबूझ करके, ताकि आपको रोटेशन विजिबल हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फॉर्म है इसमें अगर आप ध्यान से देखो, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग, तो आप देखो एक ऑरेंज के पीछे दूसरा छुप गया है। ये फॉर्म देखो सभी लोग, है ना, दूसरा छुप गया है ना। अब अगर मैं इस फॉर्म में, ये दोनों सामने सामने हैं, अब ओरिएंटेशन में बदल रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं इसको घुमा रहा हूं, क्या बॉन्ड टूट गया? क्या कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटा? अब देखो यहां बीच में आ रहा है कहीं, तो ऐसे घूमने से ओरिएंटेशन बदल रहा है, बट इस ओरिएंटेशन बदलने के लिए मुझे बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत। इस तरह से अगर कोई आइसोमर क्रिएट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशन। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कन्फर्मेशनल। अगर मान लो मुझे ये समझाना हो कि समग्र के डिफरेंट कन्फर्मरिक फॉर्म बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? तो मान लो समग्र ऐसे खड़ा है तो दिस इज वन फॉर्म, ऐसे हाथ कर लिया तो दिस इज अनदर, ऐसे हाथ कर लिया दिस इज अनदर, ऐसे कर लिया दिस इज अनदर, ऐसे कर लिया दिस इज अनदर। दीज आर डिफरेंट कन्फर्मरिक फॉर्म ऑफ व्हाट? यस। तो लाइक दैट, इस कन्फर्मर में, इसमें देखो ये जेस्चर्स है मॉलिक्यूल के, बस अलग अलग, ये घूम रहा है बस, ये अलग अलग जेस्चर्स है, ठीक। अब लेकिन मान लो समग्र ऐसे खड़ा है, मैंने, कोई आया इधर से भी पावरफुल, जैसे शिवांश मान लो आ गया, उसने इसका गर्दन पकड़ा, लड़ाई हो गई, उसने ऐसे पूरा घुमा दिया, 180 डिग्री टर्न कर दिया, अब बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड तोड़ करके जो चेंजेस कर देंगे वो कन्फिग्रेशनल चेंज होता है, वो कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होता है। बॉन्ड ब्रेक करके अगर आपने कोई चीज चेंज कर रहा है, चेंज करने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग की जरूरत पड़ रही है, तो वो कौन से चेंजेस होंगे? कन्फिग्रेशनल, वो कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है। अब कई बारी साइंटिफिक कम्युनिटी में ये डिबेट है, भाई इसको आइसोमर क्यों ले, क्यों आइसोमर ले भाई इसको, मॉलिक्यूल तो नहीं बदला, अभी भी तो वो समग्र ही है, जिंदा है, अच्छा अच्छा बोला। इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हर एक एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग आएगी।
भाई सबसे आराम से अगर ये आके ऐसे खड़ा हो जाए तो इसको बिल्कुल स्ट्रेन नहीं होगा, आराम से खड़ा हो सकता है। लेकिन मैं बोलूं दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके खड़े हो जाओ, थोड़ी देर बाद यहाँ दर्द होने लगेगा ना। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रेन आ सकता है। कहने का मतलब ये सामने सामने होने से इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन होगा, जिससे इनकी पोटेंशियल एनर्जी अप रहती है। और ये अगर ऐसे घूम के बीच में आ जाए तो इनमें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो गया जितना भी हो सकता था, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कन्फर्मेशन के अंदर ना। इन सारे फॉर्म्स के नाम भी है, एक का स्टैगर्ड है, एक का इक्लिप्स्ड फॉर्म है, स्क्यू एंड गॉश फॉर्म, तो देयर आर नेमिंग ऑफ दीज, ओके। बट इनको अगर काउंटिंग किया जाए कि भाई बताओ क्या इसको आइसोमर्स में काउंट करेंगे, तो आंसर इज नो, डोंट काउंट देम। हम एक इसलिए इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि स्पेस में ओरिएंटेशन बदलने से ये भी एक फॉर्म क्रिएट होता है। तो नंबर ऑफ आइसोमर कभी काउंट करना हो तो वी नेवर काउंट कन्फर्मर्स, क्योंकि कन्फर्मर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। आप देखो हल्का हल्का एंगल चेंज करते जाओ, अलग अलग फॉर्म्स आते जाएंगे, अलग अलग फॉर्म्स। अब आओ बताओ 0 से लेके 120 में ही इनफाइनाइट एंगल्स हैं, 0, 0.00001, ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो दो वैल्यूज के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल है, इसलिए इनफाइनाइट फॉर्म्स आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये तो हमारा किसके बारे में था, कन्फर्मर्स फॉर्म के बारे में था। ठीक है, कन्फिग्रेशनल के बारे में अभी मैंने समझाया, बॉन्ड तोड़ना पड़े। जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था कि भाई अब सिस एंड ट्रांस समझ लो। मान लो कि ये एक पाई बॉन्ड है, ओके, ये पाई बॉन्ड, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ पाई। अब इसमें देखो ये जो दोनों ऑरेंज वाले बॉल्स हैं, ये सब एक दूसरे से बहुत दूर है। दिस इज वन फॉर्म। अब आपको इन दोनों को नजदीक लाना है तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक कर दिया, अब इधर की तरफ, अब इनको रीफॉर्म करोगे। अब ये मैं इधर से दिखा नहीं पाऊंगा, बट समझो आपको अगर रीफॉर्म करते हो तो अब आप देखो ये दोनों सेम साइड में आ गए। तो जब बॉन्ड ब्रेक करके कोई चेंजेस करने पड़ जाए, वो सब कौन से हैं, कन्फिग्रेशनल चेंज। और जब बिना तोड़े हो जाए चेंज तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, कन्फर्मेशनल। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में घूमता ही रहता है वो, हाँ जी, इसलिए तो कन्फर्मर्स इनफाइनाइट होते हैं, वही तो समझा रहा था अभी। कन्फिग्रेशनल को फर्दर डिवाइड किया था दो पार्ट में, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ये जो ज्योमेट्रिकल का ही पार्ट था जो मैंने आपको सिस ट्रांस समझाया अभी, जो सिस एंड ट्रांस है ना, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स ही थे। इनमें क्या डिफर करता है, इनमें इनके डाइपोल मोमेंट बदल जाते हैं, इनके, भाई बताओ ये नॉन पोलर होगा, म्यू इज इक्वल टू 0 और ये म्यू नॉट इक्वल टू 0। डाइपोल मोमेंट डिफर करने लगते हैं, रिलेटिव पोजीशन दो ग्रुप के बीच का जो डिस्टेंस है वो बदलने लगता है। ऑप्टिकल के अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं होता है। ऑप्टिकल आइसोमर बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो FCl BrNI में एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, और यहां सामने एक और मॉलिक्यूल में क्रिएट करता हूं FCl BrNI। अब आप बोलोगे सर आपने हमें पागल समझ रखा है, दोनों मॉलिक्यूल सेम बना के बोल रहे हो आइसोमर है। तो मैं बता दूं मैंने समझ नहीं रखा है, ठीक है, बाकी तुम लोग खुद समझदार हो। ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है ही नहीं बेटा, ये नहीं है सेम, आपको इल्यूजन हो रहा है। अभी आपको दिखाता हूं, अगर ये सेम होंगे तो इसका मतलब ये सब एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। ओके सर आपने तो ऐसे ट्विस्ट कर दिया है, अब कैसे ओवरलैप करें, तो मैं घुमा लो इसको, 180 डिग्री रोटेट करो, तो ये क्लोरीन इस साइड से इस साइड आ जाएगा। चलो बनाते हैं, FCl इधर आ गया। अब मुझे बताओ जो Br बाहर था, 180 रोटेट करोगे तो Br अंदर चला गया, बाहर कौन आ गया, आयोडीन। अब मुझे बताओ इसको उठा के इस पे ले जाओ, FCl एकदम ओरिएंटेशन में ओवरलैप, लेकिन Br यहां अंदर, यहां Br, इसलिए बोल रहा था ना कि दोनों सेम नहीं है। समझ गए, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है। इनमें देखो डिस्टेंस वगैरह सब कुछ सेम होगा, एक ग्रुप से सारे टेट्राहेड्रल हैं
तो इसका डिस्टेंस देखो, इसका देखो, इसका देखो, तीनों का सेम, कुछ बदल नहीं रहा है इसमें। फिर क्या बदल रहा है सर? ये बॉन्ड तो तोड़ के समझ में आया कि दोनों आइडेंटिकल तो नहीं है, कुछ तो बदल रहा होगा इनका प्रॉपर्टी वाइज। क्या बदलता है? इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल रिएक्टिविटी सब कुछ सेम है। फिर क्या बदल रहा है? ये ट्विंस की तरह हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। ओके, क्या बदल रहा है सर इसके अंदर? इसके अंदर बदलता है इनका ऑप्टिकल एंगल। प्लेन पोलराइज लाइट को जो रोटेट कराते हैं उसके एंगल के नेचर में डिफरेंस है, एंगल का वैल्यू भी सेम होता है। अगर एक 30 डिग्री रोटेट करा रहा है तो दूसरा भी 30, बस अपोजिट साइड में। इन दो फॉर्म को बोलते हैं दे आर इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं? तो ये जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट ज्योमेट्रिकल में टिल हियर एंड इसके आगे तक का जो पार्ट है ये आपका फेज 2, यानी फेज 2 बोल रहा हूं, क्लास 12 का पार्ट है ये। और यहां तक पार्ट पूरा क्लास 11th में है, टू सम एक्सटेंट कन्फर्मेशनल एंड ज्योमेट्रिकल, बस यहीं तक। और ये सबसे बड़ा पार्ट है आइसोमेरिज्म का, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा हमारा समझने में, ठीक है। वो इतना छोटे में बना के खत्म कर दिया, इतना ही नहीं, बहुत कुछ है इसके अंदर, वो सीखना है। तो अभी आपको लेआउट पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग चलो पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो बस एक आउटलाइन, हाँ जी ड्रॉ कर लो, बस एक आउटलाइन ड्रॉ करो। किसको? नहीं, तुम घुमाने के लिए तो मैं बोल रहा हूं कि घुमाओ, लेकिन ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड बेटा ऐसे बनता है ना लैटरल ओवरलैप से। अब तुम इसको ट्राई करो, इसको घुमाने के लिए, इसको घुमाओगे तो ये इधर से ओवरलैप टूट जाएगा। तो इसलिए जो चेंज लाने के लिए आपको बॉन्ड तोड़ने की जरूरत पड़ जाए वो कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होता है। जिसको लाने के लिए हमें बॉन्ड तोड़े बिना काम चल जाए वो क्या होता है? कन्फर्मेशन। मतलब ये अपने आप मॉलिक्यूल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे घूमता रहता होगा, ये अपने आप नहीं होता है। इसके लिए हमें हीटिंग करनी पड़ेगी, कोई केमिकल, मतलब इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा कि बॉन्ड तोड़ना है, यहां नहीं तोड़ना पड़ेगा। आउटलाइन क्लियर हो गया? चले हम लोग स्ट्रक्चरल पढ़े, उसको बना लीजिए जल्दी। देखो भाई, एक कंफ्यूजन ये अराइज हो रहा है कि सर ये दोनों आइसोमर में तो बिना बॉन्ड तोड़े बन जा रहा है, क्या ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ये दोनों फॉर्म डिफरेंट है। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने बोला सिर्फ 180 डिग्री ऊपर के अबाउट, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था ना, मैंने बोला इसको बस ऐसे घुमाओ, इसमें बॉन्ड तो नहीं टूटा ना। लेकिन ये करने के बाद, ऐसे करने के बाद, क्या ये दो फॉर्म आइडेंटिकल है? नहीं है। मतलब इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाने के लिए आयोडीन ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़ करके उनको इंटरचेंज करना पड़ेगा, तब यहां पहुंचोगे। तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना या इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाने के लिए भी बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी वी डोंट हैव एनी अदर वे, नो। तो इस वजह से ये दो फॉर्म में इंटर कन्वर्जन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? कन्फर्मर। हाँ, वो अलग बात है कि कन्फर्मर के अंदर भी दो, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर भी दो पार्ट हैं, कौन सा? ज्योमेट्रिकल एंड, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जहां पे रिलेटिव डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट सब कुछ आइडेंटिकल होते हुए भी
वो दो फॉर्म एक जैसे नहीं है, क्योंकि एक से दूसरे में जाने के लिए बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके जी, अब आगे बढ़े। अब किन दोनों में, अभी मैंने बोला ना हमें यही पढ़ना है बस, तो चले इसके बारे में डिस्कस करें। इनमें डाइपोल मोमेंट बदलता है, इनमें ऑप्टिकल एंगल, कौन सा ऑप्टिकल एंगल? प्लेन पोलराइज लाइट, जो कि बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें आगे उनके बारे में, तो इसको बस यही इंट्रो के फॉर्म में ही बस रखो, ठीक है? इसको पढ़ते हैं हम लोग डिटेल। तो भाई देखो, स्ट्रक्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म में जितने पार्ट मैंने आपको समझाए, इनका डिटेलिंग करते हैं, एक एक करके लिखो। चेन आइसोमर लिखो इसके बारे में। चेन आइसोमर ऐसा आइसोमर है जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर अगर चेन लेंथ डिफर कर जाए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो, लेकिन क्या डिफर कर जाए? चेन लेंथ। चेन लेंथ किसकी चेन लेंथ? पेरेंट चेन के भी हो सकती है और साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट की भी हो सकती है। ओके, लिखो द डिफर्स इन द चेन लेंथ ऑफ पेरेंट चेन और साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। They differ in the chain length of parent chain और साइड चेन। अब अगर मैं इसके एग्जांपल्स दूं आपको, तो चलो देखो, ये बताओ ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 एंड CH3 एंड दूसरा फॉर्म इसका नाम क्या है? आइसो। बताओ ये दोनों फॉर्म क्या ये चेन आइसोमर है? ध्यान से देखो, तो चेन आइसोमर मतलब चेन अलग हो। चेन अलग अलग है, बिल्कुल है। यहाँ 4 कार्बन है, 4 कार्बन इन पीसी, और यहाँ कितने हैं? 3 कार्बन इन पीसी। पेरेंट चेन में 3 कार्बन आ रहा है, उसमें कितने आ रहे हैं? 4। तो इसलिए चेन लेंथ में डिफर किए, इसलिए क्या है? चेन आइसोमर। अच्छा जी, आओ एक और चीज दिखाता हूं आपको। ये देखो कितने कार्बन है इसमें। अब मैंने कर दिया, ये कितने कार्बन हो गए? पेरेंट पेरेंट साइक्लिक में ऐसे ले रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों भी क्या है? चेन आइसोमर। 4 कार्बन है यहाँ, 3 कार्बन इन पीसी। अरे बाबा, पेरेंट को रिंग वाले पार्ट को भी लेते हैं ना, उसको इक्विवेलेंट समझो चेन के, ठीक है? अब अगर मैं ऐसा मान लूं कि सर इसी में अगर मान लो मेरे पास ऐसा रहे, इनको क्या बोलोगे आप? इनको क्या बोलोगे? दे आर ऑल्सो चेन आइसोमर। क्यों चेन आइसोमर है? इसमें तो पेरेंट लेंथ सेम है ना, इसमें लेकिन ये 3 कार्बन, और यहां ध्यान से देखो, इसके बाद याद है ना, ये इसकी ब्रांचिंग है, तो इसमें 2 कार्बन। ये देखो, जिसको इसमें क्लैरिटी नहीं है, वो थोड़ा आइसोमेरिज्म को समझने से पहले नॉमेनक्लेचर को थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले, तो उससे आ जाएगा। इसलिए सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ऑर्गेनिक में। इज दैट क्लियर एवरीवन? आ गया समझ में? तो नोट करिए इसको जल्दी। चेन आइसोमर्स डिफर्स इन डन। Now let's discuss about position isomerism. लिखो इसके बारे में। Position isomers differs in
द पोजीशन ऑफ साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। कहने का मतलब कि जितने भी चीजें ऐसी होती हैं नेमिंग में जिनके पोजीशन दिखाना मैंडेटरी है, उनमें से किसी में भी चेंज हो जाए तो पोजीशन आइसोमर क्रिएट हो जाएगा। अब पोजीशन किसका किसका दिखाने की जरूरत पड़ती है? नॉमेनक्लेचर का फॉर्मेट याद करो। सबसे पहले किसका? साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। तो ध्यान से देखो, रूट वर्ड के बाद एन इन आइन लगाते हैं, तो इन एंड आइन, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इनके भी पोजीशन बदल सकते हैं। इसके बाद किसका पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप का। तो इसलिए मैंने सारी चीजें लिखवाई। तो पोजीशन आइसोमर्स डिफर्स इन द पोजीशन ऑफ साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। यहां तक क्लियर है सभी को? ध्यान रखना, इसके अलावा बाकी और चेंजेस नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब अगर पोजीशन दिखाया ही ना जाए तो पोजीशन आइसोमर के नाम आइडेंटिकल हो जाएंगे। जैसे मैं अगर एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं, तो ये बताओ, ये सामने मैंने लिख रखा है, इसका नाम बताओ क्विकली। क्या नाम है बेटा? हाँ जी, 1 क्लोरो ब्यूटेन। और ये क्या है? इसका नाम क्या है? ब्यूटेटूइन। ये कौन है ना? ब्यूटेटूइन एंड ब्यूटवनीन। मैं ये बोलता हूं कि 2 and 1 हटा दो तो दोनों क्या हो जाएंगे? तो ब्यूटीन एक अकेला मॉलिक्यूल नहीं है, ब्यूटीन के 2 फॉर्म है। इनफैक्ट अगर मैं ज्योमेट्रिकल को भी इंक्लूड करूं तो 3 फॉर्म है। 2 ब्यूटीन में सिस भी था और ट्रांस भी था। अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं स्पेस आइसोमेरिज्म का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। So in that case there are 2 structural isomers of butene, 2 butene and 1 butene। अगर आप 2 हटा दो तो दोनों क्या हो गए? ब्यूटीन। ऐसे ही क्लोरोब्यूटेन 1 है, 2 है, पोजीशन हटाओ, नाम क्या हो गया? अब मैं आपको यहां से एक और बात बताता हूं। आपको बहुत बार कंफ्यूजन होता था कि नंबर कब दिखाना है कब नहीं दिखाना। तो जब किसी के पोजीशन आइसोमर बन ही ना सके, ऐसे केस में पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे सिर्फ क्लोरोब्यूटेन लिखते तो कंफ्यूजन होता, क्योंकि क्लोरोब्यूटेन 2 हो सकता है, 1 क्लोरो एंड 2 क्लोरो, इसलिए पोजीशन मैंडेटरी है। लेकिन अगर वहीं मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये बताओ क्लोरोप्रोपेन, तो भी हमारे पास आएगा। 2 पॉसिबिलिटी है सर, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड, इसी जगह पे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोरोइथेन, तो कितने लोग कहेंगे सर दोनों ही 1 क्लोरो ही इथेन होंगे। इधर से करोगे तो इधर से नंबरिंग, इस साइड से करोगे, इसलिए क्लोरो इथेन में 1 क्लोरो इथेन लिखने का जरूरत नहीं। ऐसे ही मैं बोलूं कि साइक्लोब्यूटेनॉल अगर मैं लिख रहा हूं, तो क्या पोजीशन दिखाने की जरूरत है कि 1 पे है या 2 पे है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइक्लोब्यूटेनॉल में OH चाहे यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, हर बार उसको नंबर क्या मिलेगा? 1। इसलिए पोजीशन दिखाने की जरूरत। तो जब पोजीशन आइसोमर ना बनाया जा सके तो नंबरिंग करते समय उस नंबर को नेम के अंदर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड होता है वो। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो इफ दिस इज क्लियर टू यू, कैन यू क्विकली नोट इट डाउन? खास बात क्या है, लास्ट में क्या लिखोगे? इफ द पोजीशंस आर रिमूव्ड फॉर पोजीशन आइसोमर्स, all will have identical name। This is the check point for you कि पोजीशन आइसोमर है या नहीं है। कभी कंफ्यूजन आ गया तो सबके पोजीशन हटा करके देखो, अगर 2 नाम के नाम बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाए पोजीशन हटाने के बाद, तो वो पोजीशन आइसोमर है।
नोट करके बात लिख लेना। The position isomers will have identical name if the positions from the name is removed. If the positions from IUPAC name is removed. Position isomers must have identical name if the positions from IUPAC name is removed. चलिए क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन करिए आप लोग। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ position isomers for chlorocyclobutene। क्लोरोसाइक्लोब्यूटीन। कितने बन रहे हैं? क्लोरोसाइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन क्या होता है भाई? ये होता है साइक्लोब्यूटीन। अब क्लोरीन लगाना है, मैं कहां कहां लगा सकता हूं? यहां लगाओ या यहां लगाओ, एक ही बात। इधर लगाओ या इधर लगाओ, एक ही बात। तो कितने आ गए आंसर? 2 आइसोमर्स। क्लोरोसाइक्लोब्यूटीन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? 2 पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अगला लिखो। फाइंड द total number of position isomer possible for methyl chloro butane। methyl chlorobutane, not cyclo। मिथाइल क्लोरोब्यूटेन मतलब मिथाइल भी ग्रुप एज अ ब्रांच है और सीएल भी एज अ ब्रांच है। हाँ बाबा, वही कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आईयूपीएसी नेम नहीं लिख पा रहा हूं ना भाई। हाँ, क्लोरोमिथाइल ब्यूटेन कर लो, क्योंकि अल्फाबेटिकली सेंस वही बनाता है। कितने बने?
कितने बने? 5 बन गए। आओ चलो देखते हैं। मैंने क्या बोला बेटा? ब्यूटेन बोला ना, 4 कार्बन की चेन होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मिथाइल डालना है तो कितने लोग कह रहे हैं मिथाइल तो सर एक ही जगह हो सकती है, क्योंकि इधर करो या इधर करो एक ही बात आइडेंटिकल हो जाएगा। अब मैं क्लोरीन के पोजीशन को अलग अलग बदल करके देख लेता हूं। दिस इज मिथाइल ब्यूटेन। क्या इसमें 1 2 लिखने का जरूरत है? नहीं है, क्योंकि अगर ये किनारे आ गया ना तो वो ब्यूटेन नहीं पेंटेन हो जाएगा। तो अब हम करते हैं क्लोरीन अलग अलग जगह लगाते हैं। कहां कहां लगा सकते हैं क्लोरीन? तो भाई मोनोवेलेंट है तो मैं एक काम करता हूं, सबसे किनारे लगा देता हूं। अच्छा एक बात कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि इस कार्बन के रेस्पेक्ट में दोनों आइडेंटिकल कार्बन है। इसका मतलब क्लोरीन यहां लगाओ या यहां लगाओ, दो नाम अलग अलग नहीं मिलेंगे, सेम ही नाम होगा। इधर लगाओ या इधर लगाओ बाबा, जब इस साइड लगाओगे तो पीसीए हो जाएगा। और जैसे ही तुमने ब्रांचिंग करके ऐसा कुछ कहानी कर दिया तो कितने लोग कह रहे हैं पेरेंट चेन के रूल के हिसाब से ये कोई फर्क पड़ा क्या? 1 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल, 1 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल, कहानी वही है। ब्यूटेन ये भी है ब्यूटेन, तो मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आइडेंटिकल, अलग अलग नहीं है, दोनों सेम चीज है। तो इसका मतलब कि एक तो ये फॉर्म बना, दूसरा कितने लोग कह रहे हैं कि सर अब थोड़ा सा किसका उधर इधर सीएल डालो, ये अलग बना। तीसरा एक काम करते हैं और जगह खिसकाते हैं, ये क्लोरीन यहां कर लो। चौथा कितने लोग कह रहे हैं बिल्कुल किनारे कर लो। अब इसके अलावा बेटा आप लोगों के जो भी एक्स्ट्रा आंसर आ रहे हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं किया हो, प्लीज हेल्प मी आउट विद दैट। मेरे हिसाब से तो आंसर 1 2 3 एंड 4 ही बनेंगे। इसके अलावा आपका कोई बन रहा हो तो बताओ, मैं यहाँ लिखता हूँ। 1 क्लोरो, अच्छा ठीक है। और नहीं कोई बात नहीं, मैं लिख लेने दो, इसकी इच्छा है भाई तो मैं लिख ले रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं बेटा, इसमें सॉरी की बात नहीं है। दिखा दोनों सेम, कौन दोनों सेम है? ये और 1 क्लोरो 1 क्लोरो 4 मिथाइल, वो पॉसिबल है क्या? वो पेंटेन हो जाएगा। इन 4 के अलावा कोई भी क्लेम कर रहा है? एक भी स्ट्रक्चर तुम एक्स्ट्रा निकाल दो, जितने किंडर जॉय बोलो उतने तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। एक सिंगल भी तुम इसके अंदर एक्स्ट्रा निकाल दो जितने मैंने बताया, इसके अलावा। अरे कुछ भी बना दो ना, वो होना बस ये चाहिए, क्लोरोमिथाइल ब्यूटेन, बस इतना होना चाहिए, नाम में क्लोरो आना चाहिए। एक सिंगल स्ट्रक्चर भी बता दो, क्योंकि आपके नाम बहुत सारे आए हैं। आप किसी ने आंसर 5 भी बोला, किसी ने 6, कोई 8 तक चला गया था, पता नहीं कहाँ गए वो मानव, 16 तक चला गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। वो आप ये 4 ही बनाया ना मैंने, 4 के अलावा आप एक सिंगल स्ट्रक्चर बता दो मेरे को। 16 है तो पक्का इसमें बहुत सारे अलग से निकलेंगे। आंसर ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है बेटा, तो इसलिए अभी उस पर ध्यान मत दो। अब अगला क्वेश्चन ये आएगा, ये सर जो 4 के बाद ये 6 8 16 आ रहा है, मान लो एग्जाम में मुझे भी आए तो क्या करें? तो जिस तरीके से मैं सोचता हूं मॉलिक्यूल को, वैसे ही आपको सोचना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे बाय विच यू कैन अवॉइड द मिस्टेक। मैं करूंगा ना, अभी उसके लिए क्यों टेंशन ले रहे हो? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो अभी मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, आपको वही फॉलो करना है अच्छे से। फिर आपके ये कॉमन मिस्टेक्स, ये इधर उधर के एक्स्ट्रा आइसोमर्स नहीं आएंगे। एकदम फिक्स्ड होकर के जो रूल सेट कर रहा हूं उसको ही आपको बनाना है। तो सबसे पहले अब चलो मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके लिखो। अभी सिर्फ पोजीशन बोल रहा था ना, हमने 2 पढ़ लिए ना, चेन एंड, अब दोनों क्लब करके देते हैं। लिखो क्वेश्चन। फाइंड द
total number of structural isomer possible for C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16। अब ध्यान से देखो, मैंने अल्केन का ही अभी कैटेगरी पकड़ा है, मैंने एल्कीन भी नहीं पकड़ा है। तो आप एक काम करो, फटाफट सबके आगे आप अपने आंसर लिख दो, चेन एंड पोजीशन जो भी आप बना रहे हो सबको। ध्यान रखना, जितने अलग आइसोमर उतने अलग नाम। अगर नाम सेम आ रहे हैं तो आप इमोशनल हो रहे हो, एक्चुअल में वो दोनों सेम ही चीज है। जितने अलग आइसोमर उतने अलग नाम आएंगे। चलिए फर्स्ट थ्री कितने लोगों का हो गया? आइए फर्स्ट थ्री देखते हैं। पहली बार कितने लोग कह रहे हैं इसमें नो आइसोमर? डू यू गाइस एग्री? क्योंकि दो ही कार्बन है यार, मैं करूं क्या? कुछ बन ही नहीं सकता इसके अलावा, तो इसमें लिखोगे नो आइसोमर। ऐसा नहीं बोलोगे नो स्ट्रक्चर पॉसिबल, यार पॉसिबल है, एक ही है बस, आइसोमर्स इसके नहीं है। इसका भी आंसर कितने लोग कह रहे हैं नो आइसोमर? जो थोड़े समझदार, ज्यादा समझदार लोग हैं, उन्होंने, मैं बता रहा हूं क्या बनाया होगा। सर सी दिस इज वन आइसोमर एंड आई एम गोइंग टू डू ब्रांचिंग हियर, दिस इज अनदर, दिस इज मिथाइल इथेन एंड दिस इज, ऐसा कुछ करने जा रहे हो क्या? क्योंकि पेरेंट चेन यहां से यहां है, तो ध्यान रखना ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है, दोनों सेम ही चीजें हैं, अलग अलग नहीं है। सो नो आइसोमर, नो आइसोमर। कितने लोगों का सही हुआ पहले? एंड इसमें कितने लोगों को टू आइसोमर दिखे? आई होप जिन्होंने इस तरह की गलतियां नहीं करी है उनको पता होगा, एक सीधी चेन और एक 4 कार्बन की चेन, तीन कार्बन की चेन और एक, क्या डिफर हुआ इसमें? पोजीशन नहीं रहे, चेन आइसोमर है ये दो, पेरेंट चेन की लेंथ। तो अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आगे जो भी करना उसमें सबसे पहले चेन आइसोमर बनाना, मतलब पेरेंट चेन की लेंथ डिफर करा करा करके पहले देख लो कितने अलग अलग चेन आइसोमर्स बनते हैं, फिर चेन एक बार कंफर्म हो जाए तो उसमें चेन फिक्स करते हुए पोजीशन इधर उधर करना। दैट्स हाउ यू हैव टू प्रोसीड, अदरवाइज आप फंसने वाले हो आगे चल करके, मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूं। चलो सबसे पहले जिस ऑर्डर में पढ़ाया है ना उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले आपको जो भी फॉर्मूला दिया उसके पॉसिबल चेन आइसोमर्स क्रिएट करने, चेन एक बार क्रिएट हो गया तो पोजीशन बदल बदल करके उनको भी करना है। किसको? किसको? अरे बाबा फिर वही बात नहीं समझ रहे हो। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? यू डिफाइन अगेन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स।
डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसमें बताओ इस फॉर्मूले से क्या दो डिफरेंट प्रॉपर्टी मिल रही है? तो फिर कैसा आइसोमर? नो आइसोमर। तो अब इसको 2 काउंट कर रहे हो तो इसको 1 काउंट करेंगे, ये लॉजिक नहीं है, क्योंकि इसमें दो फॉर्म बन रहे हैं, इसमें कोई भी नहीं बन रहा है, एक ही अकेला है। अकेले को आइसोमर थोड़ी ना बोलते हैं। आइसोमर का मतलब ये एग्जिस्टेंस इन मोर देन वन फॉर्म। तो यानी आइसोमर कम से कम दो हो सकते हैं, तो वो आइसोमर थोड़ी ना है बेटा। किसमें? अरे मैंने बोला इसीलिए ना, नंबर की बात मत समझो, वहां आपका आंसर होगा नो आइसोमर फॉर दिस। हाँ, दो बने। किसमें? इसमें पोजीशन आइसोमर, बताओ कहां करूं मैं इसको? नहीं कर सकता है, वही तो, इसलिए तो दो ही बनाए। अब चलो समझ में आ गया। तो पहले चेन फिर पोजीशन घुमा घुमा के चेक करो। तो ये हिंट काफी है मेरे ख्याल से, इसमें बहुत हेल्प करेगा आपको इन तीनों में, क्योंकि इसमें आपके आंसर अभी देखना क्लासरूम में ही अलग अलग आएंगे, और जिन्होंने पैटर्न फॉलो किया उसका एग्जैक्टली सेम आएगा। चलो तो बेटा ऑप्शन बनवाओ मेरे को, ऑप्शन ए बी सी डी, मैं 4 तो बनाऊंगा ही, जो जो आपके आंसर आएंगे उसी को मैं ऑप्शन बनाऊंगा। इसके 3 बन रहे हैं, कौन से वाले के? चलो फोर्थ का पहला ऑप्शन 3 बन गया, और किसी का 3 से ज्यादा आ रहा है? इस वाले का बेटा, फोर्थ का आ रहा हो तो एकदम डरने की जरूरत नहीं है, बोलो कोई बात नहीं है। अरे 4 ऑप्शन चाहिए भाई, मैं कोई एग्जाम में कैसे एक ही करोगे, कैसे काम चलेगा? कितना बोल रहे हैं? 6 बन रहा है। हाँ बेटा, साइक्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बन पा रहा होगा तब ना, ध्यान रखना फॉर्मूला नहीं चेंज होना चाहिए, फॉर्मूला जो भी है वो सेम रहना चाहिए।
आओ चलो देखते हैं, C5H12 के कितने बने? 3 ही बनेंगे, एक सीधी चेन, एक दो तीन चार पांच, फिर 4 कार्बन वाला बना लेते हैं और उसमें एक ब्रांचिंग। ध्यान से देखो, यहीं पे थोड़ा सोचो कि 4 कार्बन में, 4 कार्बन के अंदर क्या पोजीशन बदल सकता हूं? नहीं, तो यानी इसमें पोजीशन बन नहीं सकता था, इसमें भी नहीं बना। अब मैं अगला जाऊंगा, इससे आप बचे रहोगे कंफ्यूजन क्रिएट होने से, ठीक है। अब कितने कार्बन करूं मैं? 3 कर देता हूं। जैसे ही आप 3 करोगे, 2 कार्बन बचे रह गए, दोनों की ब्रांचिंग करो। अच्छा, फिर कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, सर ऐसा नहीं कर सकते क्या? क्योंकि हम लोग तो अच्छे से पढ़े हैं अभी, ये भी तो कर सकते हैं 2 कार्बन में। कितने लोग को दिख रहा है बस ये इल्यूजन है? कितने पीसी में कार्बन हो गए? और हमें 4 वाला इसके ऊपर ही ड्रॉ किया था, 4 वाले में और कुछ बन ही नहीं रहा था, ये और ये आइडेंटिकल है। इसलिए सब दिमाग, इसलिए मैं बोल रहा हूं एकदम डेड सिस्टमैटिक होना है। पहले चेन बनाने हैं अलग अलग। चेन आइसोमर अगर आपने नहीं बना के कुछ भी इधर उधर किया ना, मैं पक्का बता रहा हूं, अभी तो आपके बस 4 6 8 ऐसे ही आ रहे हैं ना, किसी के आ रहे होंगे 10 और आपके आ रहे होंगे 50, इतना डिफरेंस आने लगेगा अभी। आप सोचो, एक छोटा सा मॉलिक्यूल था इसमें इसमें पता नहीं कौन भाई साहब 6 8 आइसोमर निकाल के लेके आ रहे थे। तुम सोचो क्या कर रहे होंगे, भगवान जाने। भी ऐसे ऐसे टेढ़ा मैंने, तो आपको एकदम विजिलेंट रहना है ना, जो तरीका बताया वैसे। पहले चेन आइसोमर एंड एग्जैक्टली जैसे ही चेन बन जाए उसमें चेंज करके देखो। चेन की पहचान क्या है? कार्बन पीसी से हम कम करते जाएंगे या साइड चेन जो है उससे भी हम कम करते जाएंगे। तो ये गलत था, क्योंकि पीसी में 4 वाला हमने, 5 कार्बन वाला हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, 4 कार्बन वाला भी कवर कर रखा है। ये 4 कार्बन है, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब 3 का मैंने ये बना लिया, बन गया। ओके बड़ी, 6 एंड 14 वाले का कितना आया? अब मैं, चलो इसके आंसर 2 मुझे को मिल गए, एक 4 एंड एक 5। और कोई नहीं? 6 भी आ रहा है, देखो बता रहे हैं ना सब बच्चे, 4 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, 6। अच्छा चलो, अब हाथ उठाओ, 4 पे कितने लोग बोल रहे हो? मैं देखो कितने लोग का सही हो रहा है। 5 कितने लोगों का है? 6 कितने लोगों का है? और कितने लोग कंफ्यूज हैं दुनिया में अभी तक? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। अच्छा आज चलो देखते हैं। देखा, मतलब मैंने इतना समझाने के बाद भी इसमें 3 ऑप्शन बना ही दिया तुम लोगों ने। इतना समझाने के बाद देख रहे हो कितना, अभी मैंने, अरे यार एकदम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लेके चल रहा हूं, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में नहीं आ सकते। इसके बाद अभी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ने वाली है, बस एक और टॉपिक कवर कर दूं ना आइसोमर में, फिर देखो क्या होता है। इन सब में तो 4 5 6 आना ही नहीं चाहिए, क्लियर क्लियर आना चाहिए। और देखते हैं, मैं एकदम रूल फॉलो करूंगा। मैंने क्या बताया? पहले चेन आइसोमर है, सब अल्केन, कोई डबल बॉन्ड बन नहीं सकता है, ना कोई रिंग बन सकता है, तो मैं सीधा सीधा हूं। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा था क्या रिंग नहीं बना सकते? तुम कभी भी 5 कार्बन का रिंग बनाओगे ना, तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन 10 ही बचेंगे बेटा, हाइड्रोजन 12 कभी हो ही नहीं सकते। रिंग बन ही वही सकता है जहां पे अल्कीन आ जाए कम से कम। अल्केन में रिंग कभी बन ही नहीं सकता है उस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला C4H8 है, जबकि हमने यहां पे क्या दिया है? C4H, तो रिंग सोचना भी मत। 4 5 6 में आ जाओ, देखते। सबसे पहला तरीका मैंने क्या बोला, जल्दी बोलो। सबसे पहला क्या करना है? चेन। कितने कार्बन की चेन बनाओ? हाईएस्ट से स्टार्ट करो सबसे पहले। अरे ये कौन सा वाला तुम लोगों ने ये किया ना, 6 कार्बन, तो मैं काम करता हूं 6 कार्बन बन गया। इसमें क्या कोई पोजीशन बन सकता है? नहीं, अरे यार इसमें क्या पोजीशन, तो 6 कार्बन वाला पीसी बन गया। फिर मैं क्या करता हूं, कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का बनाता हूं। अब इसके अंदर पोजीशन चेंज करके देखता हूं। एक कार्बन बचा है ना मेरा अभी, एक मैंने यहां लगा दिया, फिर मैंने ये 5 का ऐसे ही बनाया और एक को कार्बन को दिया। अब बताओ, इस 5 में ये 2 के अलावा कोई तीसरा बन सकता है? नहीं बन सकता है, पक्की बात है। कुछ लोग इधर बना के देख भी रहे होंगे, जो इधर बना रहे हो ये और ये आइडेंटिकल है। उसका सबसे बढ़िया तरीका है, जब बनाओ ना स्ट्रक्चर, तो देख लो सिमेट्री कहां है। 1 2 3 4 5 कार्बन, यानी मिडिल के इस साइड और इस साइड एक ही बात है, तो आप मिडिल तक आओ।
और एक ही तरफ रहो। 4 कार्बन देखते हैं बेटा, कितने कार्बन बचे? 2 ना। क्या 2 को इकट्ठे इथाइल बना सकते हैं? बना तो सकते हैं हम, लेकिन क्या वो लगा करके 4 कार्बन आएगा पीसी में? करके देख लेते हैं भाई, इधर तो लगाने का सेंस नहीं, वरना वो सीधा आ जाएगा, यहां लगाते हैं। अब बताओ, जैसे इसको लगाए, ये साइड चेन ही होना चाहिए, क्या ये साइड चेन है? पीसी हो गया। ये किसको रिजेंबल कर रहा है? इसको। देखो 1 2 3 पे मिथाइल, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं। तो इसलिए मैंने बोला कि जब बनाते समय ना थोड़ा ध्यान दोगे तो कभी गलती, इसका मतलब क्लियर है कि 4 कार्बन बनाते समय हम 2 इकट्ठे नहीं रख सकते। अब 2 अलग अलग रखना होगा। अलग अलग रखने का मतलब एक ही पोजीशन पे रख दो, जमिनल, या फिर कितने लोग कह रहे हैं वेसिनल रख दो, इधर इधर। अब इसको 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 उठा के यहां मत फेंकना, किनारे भेजते ही वो पीसी का पार्ट हो जाएगा। इन दोनों ही स्ट्रक्चर में क्या चीज है? 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, ये 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, और ये 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है। पोजीशन आइसोमर है ना, 2 एंड 2 हटा दो, डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गए। तो ये फर्क है दोनों के, ये 4 कार्बन का। अब हम सोचते हैं क्या 3 कार्बन का भी चेन बनाना पॉसिबल है? बना के देखते हैं एक बार। 3 बनाया, अब हमारे पास कितने कार्बन बच गए? 3, 6 था ना, C6H कितना था? 14। अब 3 को पहली बात तो यहाँ 2 में ही जब नहीं हो पा रहा था इकट्ठे, तो 3 का तो सवाल ही नहीं उठता है। 3 इकट्ठे मत रखो, सब ब्रांचिंग कर दो। 3 कार्बन की ब्रांच, कितने लोग कह रहे हैं? इस पे एक, इस पे एक, और इस पे जैसे ही मैं एक लाऊंगा ये 4 कार्बन का पीसी बन गया। तो यानी 3 कार्बन का पीसी पॉसिबल नहीं है। ये ऑलरेडी हमारा आ चुका है, ये और ये स्ट्रक्चर सेम ही थे। हाँ बोलो। इसमें एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, देखो उसने क्या बोला, आप लोग कितने लोग अलाइन करते हो इस बात से? उसने बोला कि सर ये जो दोनों कार्बन ऊपर ऊपर हैं, एक को ऊपर रखो, एक को बस नीचे कर दो, जुड़ा वहीं रहे। क्या वो आइसोमर है? हाँ है। कौन सा आइसोमर है, स्ट्रक्चरल या स्टीरियो? स्टीरियो। तो क्या मैं अभी स्टीरियो पढ़ा रहा हूं? फिर स्ट्रक्चरल में कनेक्टिविटी बदलना चाहिए, कनेक्टिविटी नहीं बदल रहे, इसलिए ये ऊपर ऊपर रहे, ऊपर नीचे रहे, यहां अभी फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम स्ट्रक्चरल डिस्कस करें। कितने बने भाई? ऑप्शन कितने? ओह माय गॉड, 5 ही है, बीच वाला ही, एवरेज ऑफ दीज। चलो यहां तक तो आपने ऑप्शन फिर भी 3 ही बचा के रखा, फिर भी इज्जत की बात है आपके क्लास की कि 3 ही ऑप्शन है। इसमें देखते हैं आपकी बेइज्जती हो रही है या नहीं है। जितने जितने कम ऑप्शन उतना कम बेइज्जती आपके क्लास का एज अ ग्रुप हो रहा है, समझ लेना एक बार। 9 नहीं, देखो 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, और बताओ। इसमें और बनने चाहिए यार, इमोशंस रोको मत, बताओ जल्दी। हो सकता है इन दोनों में से कोई सही ना हो, ये महा बेइज्जती हो जाएगी अगर ये दोनों में से कोई सही नहीं हुआ तो। सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये ट्रेंड फॉलो करके चलोगे ना, ट्रस्ट मी, सब पूरे क्लास का एक ही आंसर आना चाहिए, अगर ये बिल्कुल डेड तरीके से फॉलो करके चलना है, एकदम फॉलो करके चलना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नौ बन रहे, चलो अच्छा 8 क्या 7 भी आ गया। वैसे 7 और 8 ये दोनों एक ही बच्चे ने किया है। 8 कोई और बताया था क्या? तूने बोला था 8? अच्छा चलो, नहीं तो 2 अलग अलग बच्चे हैं, सॉरी। एक एक बच्चों ने 7 और 8 बोला है, एंड 9 कितने लोग का है आंसर? ठीक है, मतलब कुछ 7-8 लोगों का, बट अभी भी मेजोरिटी ऑफ द क्लास इज स्टिल कंफ्यूज्ड व्हाट टू आंसर।
उनको इज्जत बचानी है क्लास की ना, इसलिए वो चुप है। आंसर करो, मुझे सबका आंसर चाहिए, जल्दी करो। कम से कम 50% ऑफ द क्लास शुड रिस्पॉन्ड यार, ऐसे क्या है। बोलो बेटा, 10 बन रहे हैं। देखो अभी तक मैं आपका 6 था, 7 था और 9 था, नहीं 6 8 9, सॉरी 7 था। ओके ओके, माय बैड, 7 8 एंड 9, एंड अभी सबसे मोटा आंसर आया 10। इससे इससे भी ज्यादा। अच्छा, पतला आंसर भी आ गया 6। 1 2 3 4 5 ऑप्शन बना दिए तुम लोगों ने, अब इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। तो लेट्स गो फॉर इट एंड सी द आंसर। क्या लग रहा है, क्या आंसर आ रहा होगा? ऐसे कुछ भी नहीं है। चलो, ऐसे मेजोरिटी ने आंसर ये किया था। आई नीड टू चेक कि एटलीस्ट कितने लोग का आंसर, यार हाथ उठाओ वैसे कितने लोगों ने इसको आंसर किया था। ठीक है चलो, नहीं मतलब ये बहुत सारे लोग हैं, ये तो बड़े कम कम नंबर्स वाले हैं। अब मैं बना रहा हूँ यार, मेरे को याद थोड़ी ना। 7 8 16, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, फॉलो करते हैं। 7 कार्बन सीधा सीधा, 6 कार्बन कर लिया, एक ब्रांचिंग करें। अच्छा अब देखो, क्योंकि ये बहुत दूर तक कहानी जाएगी, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक CH3 ऐसे लिख रहा हूँ और उसका बस मार्किंग कर रहा हूँ कि यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। और क्योंकि ये इसके अबाउट सिमेट्री है, तो इधर रखना या इधर रखना एक ही बात, तो इसके 2 फॉर्म बनेंगे। 7 कार्बन का एक बना, 6 कार्बन के 2 फॉर्म्स बने। क्योंकि देख, अगर तूने इधर कर दिया तो ये 1 2 3 मिथाइल होगा, और इधर भी कर दिया तो 3 मिथाइल होगा, तो सेम ही है। अरे सही बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ, 5 कार्बन देखते। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, यहाँ एक गलती होने का चांस है। वो ये है, अगर आप ऑब्सेस्ड हो गए हो कि हर बार ब्रांचिंग मिथाइल का ही होगा, तो आप गलत कर दो। यहाँ कितने लोग करें, इथाइल का भी ब्रांचिंग हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग चेन में ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये मिस कर गए होगे आप। अब आते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। अब दो अलग अलग करके भी जेमिनल एंड जेमिनल में भी 2 पॉसिबिलिटी, कि 2 2 है या 3 3 है। फिर वेसिनल, और फिर कितने लोग कह रहे हैं ऑल्टरनेट हो जाए। क्या दिख रहा है अभी तक? हाथ उठाओ, कितने लोगों ने एग्जैक्टली यही मैथ कराया है अभी तक? मैथ किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया ना, और कोई भी छूटा भी नहीं है। वेरी गुड। आ जाओ, 4 कार्बन देखते हैं। अब हमें पता है, जैसे जैसे मेच्योरिटी आ रही है क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है यार, 4 कार्बन में 2 कार्बन का चेन बना ही नहीं सकते कहीं। 3 कार्बन हमारे पास बचे हुए हैं ना, 3 था कि 2 था?
तीन बचे। अब तीनों को मुझे अलग अलग करना होगा, सो ओनली वन पॉसिबल स्ट्रक्चर एंड दिस इज इट। सो द राइट आंसर इज 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 और 9। जो मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया था वही सही है, 9 इज द राइट आंसर। एंड नाउ जस्ट चेक आपने कौन सी मिस्टेक करी है, इस बात को ध्यान देना है। ये 9 के बाद 10 कैसे आया और 6 तक आ रहा है, तो भी आपको और थोड़ा खाने पीने की जरूरत है। हेल्थ आपका खराब चल रहा है अभी, थोड़ा सा आप डाइट लीजिए, आप यहां तक पहुंचिए कम से कम। 8 तक भी चलेगा कम से कम, चलो एक आधा मिस हो गया तो समझ में आता है। इथाइल वाला मिस हुआ था, आया समझ में? हम लोग अभी क्या पढ़े हैं? चेन एंड पोजीशन, यही दो पढ़े हैं ना स्ट्रक्चरल। हाँ बेटा, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें से लगता है क्लास में। लिखो क्वेश्चन। फाइंड द total number of find the total number of monochloro derivative। वर्ड ध्यान रखना, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। वर्ड क्या है? मोनो। हाँ जी, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ, मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला दे रहा हूं C4H10 एंड दूसरा दे रहा हूं C5H12। अब इसका मतलब क्या है पहले समझ लो। हाँ जी, एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगाना, इसी को बोलते हैं मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। इनमें अगर एक हाइड्रोजन हटा देते हो और एक क्लोरीन जोड़ देते हो, यानी फॉर्मूला C4H9Cl, ये क्वेश्चन पूछना इज सेम एज आस्किंग हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर C4H9Cl। आस्किंग द क्वेश्चन C4H10 के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बताओ इज सेम एज आस्किंग द क्वेश्चन हाउ मेनी आइसोमर फॉर C4H9Cl आर पॉसिबल। दिस इज मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, एक ही क्लोरीन लगा है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ C4H10। अगर फर्दर आप ऐसा कर दिए, एक हाइड्रोजन फिर से निकाल दिया और एक क्लोरीन फिर से जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा C4H8Cl2, ये डाइक्लोरो डेरिवेटिव हो गया। तो अभी मैंने क्वेश्चन आपसे सिर्फ क्या पूछ रखा है? मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बताना है, इसके भी और इसके भी। क्विकली डू इट एवरीवन, यू गाइस हैव जस्ट 2 मिनट ऑन ईच। ये और ये दोनों मिला के आपके पास 4 मिनट है पूरा आंसर करने के लिए, जल्दी करो।
चलिए बेटा देखते हैं C4H9Cl के कितने आंसर है? 4। कितने लोग का 4 है? एब्सोल्युटली करेक्ट, 4 इज द राइट आंसर। डू आई नीड टू टेल यू? आ जाओ दिखाता हूं। 4 कार्बन का पहले आपने सीधी चेन बनाई, फिर ब्रांचिंग करी, इसके बाद आप क्लोरीन लगाना शुरू करोगे। एक बना, दूसरा बना। क्या पीछे आऊं क्या? नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल है, इधर इधर एक ही बात है। यहाँ पे कितने लोग करें? इस कार्बन के अबाउट सिमेट्री है, इधर 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 तीनों एक चीज है, तो यानी एक यहाँ लगा दो एंड दूसरा कहाँ लगा दो, बस दैट्स इट, आंसर विल बी 4। इसके अलावा और कोई नहीं बनना चाहिए, यही 4 है। अगला देखो जल्दी। कितने बने? 7 बन गए। 7, 8, 9, 3 तो आंसर करो कम से कम। सिक्स नहीं होना चाहिए आंसर, 7, 8, 9 बोलो। कितने बने? 8 बन रहे, 7 कितना? देखो भाई, क्लास में एक बात बता दूं आप लोग को, जितना आप क्लास में पार्टिसिपेशन रखोगे ना, कई लोग बोलते हैं ना कि मैं पढ़ता तो हूँ, रिजल्ट नहीं आता कुछ भी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप क्लास चल रही होती है ना, आपका 100% इन्वॉल्वमेंट चाहिए क्लास के अंदर। आप बिल्कुल जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वैसे आप उसको सोचो, यही करेक्ट करने की कोशिश। यहां इन्वॉल्व नहीं होने का मतलब घर पे आप चाहे 50 घंटे पढ़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहां इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि मैं कैलकुलेट करके टाइम देता हूं कि इतने देर में आपको अप्रोच बन जाना चाहिए, आंसर आना चाहिए। तो इसलिए ना कंफ्यूजन वाली जनता ज्यादा चाहिए नहीं, वो वरना एग्जाम में भी कंफ्यूज रहेगी। आपको आंसर आना चाहिए बिल्कुल कि हाँ सर इतना आ रहा है मेरे से, कम से कम पता तो चले। अगर 8 करेक्ट आंसर है तो 7 बनाए हो तो कम से कम उतना नजदीक तो हो उसके, है ना? इसलिए आंसर आना चाहिए बिल्कुल भी, चुप नहीं रहना। यस, टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग 8, 7, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग? इसके अलावा कोई आंसर आ रहा है किसी का? आओ चलो देखते हैं। जो 5 कार्बन कर लिया, फिर कितने लोग कह रहे 4 कर लूं, फिर कितने लोग कह रहे 3, ये बन गए क्या? अब हर एक जगह पे मुझे क्लोरीन लगाना है, ध्यान से देखो। एक क्लोरीन लगाने का है इसमें, तो कितने लोग कह रहे हैं यहां लगा दो सर, या यहां लगा दो, या यहां लगा दो। बन गया? अरे बोलो ना यार। ऐसे कितने लोग कह रहे इस कार्बन के अबाउट ये दोनों आइडेंटिकल है, तो यहां लगा दो या यहां लगाओ, एक ही बात है। यहां लगाना दूसरी बात, यहां लगाना तीसरी बात, यहां लगाना चौथी बात। कितने बने? यहां देखते हैं, इसके अराउंड चारों तरफ एक जैसा इन्वायरमेंट है, कहीं पे भी लगाना है एक ही बात। तो आंसर कितना आ गया? 3, 4, 1। कितना है आंसर? 8 इज द राइट। देखो कितना, मतलब देख रहे हो, अगर तुम्हें क्लैरिटी हो ना तो ये कितना टाइम लगा मेरे को करने में यार। चेन बनाया, अब तो इतना समझा करके फिर भी 1.5 मिनट लेके गया हूं। नहीं समझाना हो 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ये है, अगर आप मास्टरी कर लो उस प्रोसेस को, उस मेथड को ना, तो आपके आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे एंड इधर उधर डिविएट करने का जरूरत नहीं है। बस उस प्रोसेस को समझ करके उसको अडॉप्ट कर लेना है। यहां बताओ 5 वाला हो गया ना, 6 वाला दूं क्या? ये होमवर्क के लिए रहेगा, आप सभी आंसर करोगे
मैं पोल क्रिएट करवाऊंगा ग्रुप में, ठीक है। 4 ऑप्शन तो बनाएंगे। चलो, फाइंड द मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ C6H14। ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर आई एम आस्किंग, ओके। H14 बेटा, C6H14। चलो अगला हेडिंग डालो, मेटामर। व्हाट इज मेटामर एवरीवन? देखो ये थोड़ा अलग सा आइसोमर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे सभी लोग ना। पहले मैं समझा लेता हूं, उसके बाद आपको इसको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अब एक बात बताओ, ये जो भी मैं आइसोमर क्रिएट कर रहा हूं, क्या ये पोजीशन आइसोमर है? एक बार देख कर बताओ। इनमें से कोई पोजीशन दिख रहा है? दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, दिखा? अब थोड़ा समझना, आइडियली मेटामर कोई एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट आइसोमर नहीं है। जैसे चेन जब हो रहा है तो वो पोजीशन नहीं हो सकता है, पोजीशन हो रहा है तो वो चेन नहीं हो सकता है, क्योंकि चेन अगर लेंथ अलग कर दिया तो चेन आइसोमर ही क्रिएट होंगे, पोजीशन नहीं, क्योंकि पोजीशन में सिर्फ पोजीशन बदलना चाहिए, बाकी सब सेम रहना चाहिए। वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आइसोमर्स है। ये किसी और से इंक्लूड भी हो सकता है, मतलब एट द सेम टाइम एक से ज्यादा आइसोमरिज्म रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आखिर है क्या? सो बोलते हैं अगर कोई बाइवेलेंट ग्रुप मिल जाए, बाइवेलेंट का मतलब क्या होता है? वैलेंसी 2। बाइवेलेंट ग्रुप के अराउंड अरेंजमेंट ऑफ कार्बन अगर अलग अलग हो जाए तो ऐसे दो आइसोमर जो भी अराइज होते हैं उनको मेटामर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन बाइवेलेंट है, ये इसका एक तरह से मैं बना ले रहा हूं रेफरेंस के लिए। इसके इधर कितने कार्बन? इधर, इसके इस साइड और इस साइड। तो बाइवेलेंट के अराउंड कार्बन का अरेंजमेंट बदल रहा है ना, तो ये मेटामर हो गया। देख, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है लेकिन कीटोन बाइवेलेंट होता है, क्योंकि कीटोन का मतलब सी डबल बॉन्ड हो, फिर इधर और इधर दोनों तरफ वैलेंसी। तो कीटोन के भी इर्द गिर्द अगर कहानी बदल रही हो तो ये भी क्या है? मेटामर। अब आप कहोगे सर मान लो एग्जाम में सिंगल चॉइस में क्वेश्चन आ गया कि ये दोनों पोजीशन आइसोमर है या मेटामर, क्या चूज करेंगे? हाँ, मेटामर को थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं। आंसर तो ऐसे दोनों ही है, ये मेटामर भी है, पोजीशन भी देखो ना, ये पेंट 3 ओन है और वो क्या है? सॉरी, पेंटेन 3 ओन एंड पेंटेन 2 ओन। ये सुनो, 3 ओन एंड 2 ओन है ना। पोजीशन बदल रहा है, पोजीशन हटा दो तो दोनों क्या है? पेंटेनोन, पेंटेनोन, दोनों पेंटेनोन है। ऊपर वाला पोजीशन नहीं है, ऊपर वाला चेन है, इसमें कार्बन लेंथ 2 है, इसमें पीसी का। आ रहा है ना बात समझ में? अच्छा जी, ये देखो एस्टर एस्टर एस्टर, ये ग्रुप, ये क्या बाइवेलेंट हो गया? इसके अराउंड देखो आप अरेंजमेंट। अरे आ रहा है बात समझ में? कौन से आइसोमर हो गए ये? कौन से आइसोमर हो गए? मेटामर। हाँ, कुछ और भी हो सकते हैं बट फिलहाल ये मेटामर की कैटेगरी में रखे जाएंगे। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता है मेटामर, ये बात आप दिमाग में रखना। इसलिए ये नहीं सोचना है कि अगर मेटामर हुआ तो कुछ और नहीं हो सकता, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्या लिखे हम लोग इस बात को?
लिखिए, लिखो, if the arrangement of carbon differs around bivalent group, bivalent अंडरलाइन कर लेना, metamer arises, got it? कॉमन फंक्शनल ग्रुप जहां पे ये चीज देखने को मिलता है, तो कीटोन, ईथर एंड एस्टर्स, लिखो, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ईथर, एस्टर, इसको ईथर बोलते हैं बेटा, ये ग्रुप क्या है, ईथर, दोनों तरफ आर आर है तो उसको ईथर बोलते हैं, ये ईथर है, और ये क्या है, एस्टर, और ये क्या है, कीटोन, ईथर एस्टर्स एंड कीटोन्स, ईथर्स एस्टर्स एंड कीटोन्स, ये तीनों एग्जांपल लिखो, वी आर डन विथ मेटामर्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखना है आपको, हाँ जी वो तो है, उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आइसोमर नहीं है, a metamer can also be a position isomer, it can also be a chain isomer, हो गया? अगला हेडिंग डालो, रिंग चेन, हेडिंग डाल लिया, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है?